सह अस्तित्ववादी विज्ञान के बारे में आपसे सुनने की इच्छा है कि विज्ञान को सह अस्तित्व दर्शन की रोशनी में किस तरह से समझा जाए। हाँ, जैसे हम लोग अस्तित्ववादी विज्ञान कर्म दर्शन में पूरा एक चैप्टर ये है ना, अध्याय 3 के रूप में बाबा जी ने इसको रखा है। तो सबसे पहले ना परमाणु की संरचना और अणुरचना के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो कैसा बाबा जी ने कैसा लिखा है और हमको कैसे समझना है, तो कहना है कि परमाणु संरचना को पहचानने की कामना मानव में सुदूर विगत से पाई जाती है। अतः बहुत समय से मानव परमाणु की संरचना को समझने का प्रयास कर रहा है। फिर वो लिख रहे हैं कि मानव विघटन विधि से मूल वस्तु तक पहुंचने के लिए सोच विचार प्रयोग किया। विघटन के अंत में कोई निश्चित मूल वस्तु की अपेक्षा भी बनी रही। तो कहना है कि विघटन विधि से मतलब परमाणु का जो मूल स्ट्रक्चर है उसमें मानव ने हस्तक्षेप करके परमाणु अंश को निकाल करके उसको गोल्ड प्लेट पे डाल करके उन्होंने प्रयोग किए। तो इसमें मानव का हस्तक्षेप हो गया। ये बात मानव के अध्ययन में नहीं आई कि उसने हस्तक्षेप करके अध्ययन किया, तो परमाणु के मूल स्वरूप का अध्ययन नहीं हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब ये साइंस जब मानव का अध्ययन करता है तो मरे हुए मानव का डाइसेक्शन करता है, तो वो शरीर का अध्ययन करता है। मानव जीवन के साथ है या चेतना के साथ है, यदि हम ये कहें सामान्य भाषा में, तो चेतना के साथ तो अध्ययन नहीं हो पाया ना, इसलिए वो अध्ययन पूरा नहीं रहता है ना। जैसे वीपी है, तो कोई मानव आवेशित होता है तो वीपी बढ़ जाता है ना, और जैसे ही वो सामान्य होता है वीपी नॉर्मल हो जाता है। अब नॉर्मल होने के बाद वीपी की दवाई देते हो, तो वो तो जो मन है स्वस्थता की बात जैसे आजकल कर रहे हैं, उस रेफरेंस में जब देखते हैं तो मानव का पूरा अध्ययन होता है। इसीलिए प्रकार से परमाणु का जो अध्ययन किया वो हस्तक्षेप करके किया, स्वभाव गति का अध्ययन नहीं हुआ, है ना। तो जो बाबा जी परमाणु कैसा है स्वभाव गति में? हाँ, उन्होंने बताया, यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है संघर्ष है परस्पर, है ना, जो मार्क्स की थ्योरी है जिसके आधार पर पूरा एजुकेशन इस समय चल रहा है, जबकि उससे आगे की बहुत सारी स्टडीज आ गई हैं। अभी वो हम उस प्रकार से एजुकेशन उनको ला नहीं पाए हैं, उसके बेस पर थ्योरीज बनी नहीं है अभी। तो जो मार्क्स की थ्योरी के आधार पर बना, तो मार्क्स कह रहा है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जो है अंदर आंतरिक विकास होता है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से जो है वो एक्सटर्नल बाहरी विकास होता है। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज के आधार पर पूरा एजुकेशन डिज़ाइन है, और मानव ने कॉन्फ्लिक्ट को एक अनिवार्य स्थिति मान ली है। लेकिन मध्य दर्शन में जो कह रहे हैं कि जीवन जो है वो सर्वाधिक सूक्ष्म पदार्थ है। जीवन मतलब जीवन परमाणु को भी जो मध्य दर्शन में गठन पूर्ण परमाणु कह रहे हैं उसको भी पदार्थ ही कह रहे हैं, है ना। वो जड़ और चैतन्य रूप में क्रियाएं हैं। भौतिक क्रिया, रसायन क्रिया और जीवन क्रिया का अध्ययन है। क्रिया बराबर पदार्थ, है ना, ऐसा कह रहे हैं। तो वो चैतन्य परमाणु कह रहे हैं, तो वो सबसे सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म स्थूल का अध्ययन कर सकता है। तो जीवन परमाणु से जो है भौतिक रासायनिक परमाणु स्थूल है। इसलिए उन्होंने बाबा जी ने जो समाधि में जाकर के अध्ययन किया है वो स्वभाव गति का अध्ययन किया है परमाणु, उसमें हस्तक्षेप विहीन अध्ययन है। अभी जो हमने अध्ययन किया वो हस्तक्षेप के साथ है, इसलिए स्वभाव गति का अध्ययन नहीं हुआ। तो इसलिए कहना है कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। मध्य दर्शन में कहना है कि नहीं, परमाणु नियंत्रण संतुलन की अभिव्यक्ति है, परमाणु के मूल स्वरूप में भी, और जब वो अनुरूप में रहता है तो भी, यानी समग्र व्यवस्था में जब भागीदारी कर रहा, तो एक इकाई के रूप में भी अध्ययन है, और एक इकाई जब समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती है तब भी, तो नियंत्रण संतुलन को ही व्यक्त कर रहा है। ये एक आपने बहुत अच्छी बात कही, क्रिया बराबर पदार्थ। ये तो E=mc² जैसी कोई थियरी लग रही है जिसमें एनर्जी और पदार्थ को एक बराबर इक्विवेलेंस बतलाया है आइंस्टीन ने। लेकिन जो एग्जिस्टिंग साइंस है ना, वो कार्य ऊर्जा को ही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के रूप में पहचानती है, जिसको कि हिंदी में क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और कार्य ऊर्जा। यहाँ पर मध्य दर्शन में थोड़ा जो स्थिति ऊर्जा है उसको साम्य सत्ता बोल रहे हैं। वो एटम के ही इफेक्ट को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर वो पदार्थ का ही अभिव्यक्ति है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पदार्थ की क्रिया के मूल में ऊर्जा है, जो सत्ता के रूप में, व्यापक सत्ता के रूप में। ये अंतर है एग्जिस्टिंग साइंस में और सहअस्तित्ववादी विज्ञान में। एग्जिस्टिंग साइंस एटम के अंदर जो ऊर्जा है उसको ही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के रूप में बोल रहा है,
यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे साम्य ऊर्जा की बात करें, क्रिया शून्यता की बात हो रही। वो कहना है कि क्रिया है ही नहीं, लेकिन समस्त क्रियाओं के मूल में साम्य ऊर्जा ही है। तो इसलिए स्थिति के रूप में ऊर्जा और गति के रूप में क्रिया है। तो जो गति के साथ जो ऊर्जा उसको कार्य ऊर्जा बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे साम्य ऊर्जा कार्य ऊर्जा की बात है। ये सहअस्तित्ववादी विज्ञान है। तो सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, ऐसा बात कर रहे हैं। क्योंकि परमाणु में क्रिया है तो कोई ऊर्जा का स्रोत तो है, ये तो अनुमान में आता है। अभी तक विज्ञान ढूंढ नहीं पाया, लेकिन जब मध्य दर्शन में सहअस्तित्ववादी विज्ञान की बात कर रहे हैं तो वो व्यापक सत्ता को एनर्जी के सोर्स के रूप में बता रहे हैं। तो यदि क्रिया नहीं है तो एनर्जी का पता नहीं है, और एनर्जी नहीं है तो क्रिया में गति नहीं है। इसी को सहअस्तित्व बोल रहे हैं कि मतलब अध्ययन ही सहअस्तित्व में ये है।